ऑलराइट, तो फ्लूइड वो कोई भी सब्सटेंस है जो डिफॉर्म कर सकता है कॉन्टिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। अगर हम किसी सब्सटेंस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं स्ट्रेसेस को हम कहते हैं टाउ या फिर शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस अगर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट उसके बेस पे भी प्रोड्यूस होता है, टाउ। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर यही सब्सटेंस डिफॉर्म हो जाए किसी एंगल डी थीटा से तो उस डिफॉर्मेशन को हम कहेंगे शियर स्ट्रेन। ऑलराइट, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये समझ लिया कि कोई सब्सटेंस जो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म कर रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस उसको कहते हैं हम फ्लूइड। अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करते हैं, तो मैं आपके आगे 3 एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया रबर ब्लॉक का, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने स्टील ब्लॉक का, तीसरा एक मैंने एग्जांपल लिया फ्लूइड एलिमेंट का। वो कोई भी फ्लूइड एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो कोई वाटर हो या ऑयल हो, कुछ भी मान सकते हो आप। इनको ऊपर और नीचे से मैंने एक प्लेट से फिक्स कर दिया, सेम रबर ब्लॉक को भी और सेम ही स्टील ब्लॉक को भी, और सेम ही मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट को भी दोनों प्लेट्स के बीच में रखा, जिसमें ऊपर भी एक प्लेट लगी हुई है और नीचे भी एक प्लेट लगी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं रबर ब्लॉक की। इस रबर ब्लॉक पे अगर मैंने कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो प्लेट है ये मूविंग है इस डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ, और जो नीचे वाली प्लेट है वो है फिक्स, तो सबको पता होगा कि रबड़ के अंदर जो है इलास्टिसिटी होती है, और जैसे ही हम उस पर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो डिफॉर्म कर जाएगी किसी भी एंगल डी थीटा पे। अब जैसे ही मैंने वो शियर स्ट्रेस हटाया तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। अब चलते हैं स्टील ब्लॉक के पास, और मैंने नीचे वाली प्लेट भी फिक्स कर दी और ऊपर से मैंने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। आपको पता है कि जो मेटल्स हैं ये इतने स्ट्रांग होते हैं, तो इन पे जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये आसानी से मूव नहीं करते, इन पे काफी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब हमें इनकी परमिसिबल लिमिट तक हमें पहुंचना पड़ता है, तब जाके ये डिफॉर्म या इनके अंदर फ्रैक्चर आता है। तो जब हमने इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो सपोज करते हैं कि पहले तो ये मूव ही नहीं किया होगा, लेकिन हमने इतना 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 शियर स्ट्रेस इस पे लगा दिया कि ये मूव कर गया। तो पहले ये इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा होगा, जिसपे हम अगर शियर स्ट्रेस हटा भी दें तो भी अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है। लेकिन जब हम इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तब जाके इसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगी, और उस डिफॉर्मेशन को मैं नाम देता हूँ डी थीटा, उसको कहेंगे हम शियर स्ट्रेन। अब हम चलते हैं फ्लूइड के पास। मैंने नीचे वाली प्लेट को फिर से फिक्स किया हुआ है और ऊपर वाली प्लेट को मैं फिर से शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और राइट साइड मूव कराया। जैसे ही ये प्लेट मूव करती है इस फ्लूइड एलिमेंट के अंदर शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम दिया हमने डी थीटा। वो शियर स्ट्रेन जो है कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है जैसे जैसे मैं शियर स्ट्रेस अप्लाई करता रहता हूँ। जितनी देर तक मैं इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा उतनी देर तक ये डिफॉर्म होता रहेगा। अब चाहे वो कितना से कितना स्मॉल शियर स्ट्रेस क्यों ना हो, ये तब भी डिफॉर्म करेगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो कि फ्लूइड्स को बाकी के सब्सटेंसेस से अलग करता है। तो फ्लूइड में चाहे कितना भी छोटा से छोटा स्ट्रेस हो तब भी वो डिफॉर्म कर जाएगा, लेकिन वो जो स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस होना चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन हमें बताती है कि ये वो कोई भी सब्सटेंस है जो डिफॉर्म कर सकता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, लेकिन कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करना चाहिए जितनी देर तक हमने इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाय डी टी के, मतलब जितनी देर तक हमने इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया उतनी देर तक इसमें डिफॉर्मेशन होती रही, मतलब कि ये हुआ रेट ऑफ स्ट्रेन, जिसका मतलब है एंगुलर डिफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो आप प्लीज चिंता मत करिए, हम इनको आगे फिर से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फ्लूइड्स के अंदर देखो मैटर्स जो हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। मैटर्स हमने पढ़े हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये फिनोमेना अगर हम सॉलिड्स पे अप्लाई करें तो ये सॉलिड्स पे तो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स में तो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स और गैसेस की बात करूं तो इन दोनों में कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी वजह से इन दोनों को ही फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया है। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो चीज हमें गीली गीली महसूस होती है उसी को ही हम फ्लूइड मानते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो एनीथिंग दैट कैन डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये मानना बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो चीज हमें गीली गीली महसूस हो सिर्फ वो ही फ्लूइड है। अब हमने देखा कि लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर के पास क्या है कि एक फिक्स्ड बाउंड्री है और एक फ्री सरफेस भी है, और ये जो सिंबल है ये फ्री सरफेस का ही सिंबल है। लेकिन गैसेस के पास कोई फ्री सरफेस नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं नो फ्री सरफेस। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है उन डिफरेंसेस को काउंट करने की।
हमें बस इतना बेसिक जानना था कि लिक्विड्स और गैसेस में क्या मेन डिफरेंस है। तो जब हमने फ्लूइड्स में आगे काम किया तो हमने देखा कि अगर हम फ्लूइड्स की वेलोसिटी देखें तो जब हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया था तो उस सरफेस पे तो सबसे ज्यादा थी उसकी वेलोसिटी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होने लग गई और बिल्कुल बॉटम सरफेस पे आते आते तक उसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल जीरो हो गई। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाउंड्री पे जो वेलोसिटी है ये जीरो क्यों है। देखो, जब कोई मॉलिक्यूल किसी बाउंड्री से अटैच हो जाता है ना तो तब वो बाउंड्री की वेलोसिटी को गेन कर लेता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन ये कहती है कि जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस पे फ्लो करता है तो जो उसका बॉटम मोस्ट मॉलिक्यूल है जिससे के साथ वो कांटेक्ट में है वो उस सरफेस की वेलोसिटी को गेन कर लेता है। मींस अगर ये सरफेस किसी वेलोसिटी u से मूव कर रही होती तो ये मॉलिक्यूल हमारे लिए तो u वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, लेकिन इस प्लेट के रेस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो होती। अब 1904 में लडविग प्रेंटल आए। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बहुत ही कमाल के पेपर्स पब्लिश किए। अब इन्होंने बताया कि ये जो फ्लूइड है ये मूव करता है लेयर्स में नियर द बाउंड्री। अब देखिए, ये जो नो स्लिप कंडीशन है ये एक मॉलिक्यूल ही तो है जो एक सरफेस के साथ फिक्स हो गया है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ सरफेस के साथ ही कांटेक्ट में नहीं है, ये मॉलिक्यूल अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स के साथ में भी कांटेक्ट में है। जैसे कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं किसी ना किसी फोर्सेस से। अब ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्यों नहीं मूव कर पाते आगे उसी तेजी से? क्योंकि जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि जैसे ही मान लीजिए मैंने एक ये वाली लेयर ली और एक ये वाली लेयर ली, जैसे ही ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आगे मूव करने की कोशिश करती है तो नीचे वाली लेयर को भी ये कहती है कि तू मेरे साथ आगे की तरफ आ, और वो उसको आगे खींच लाती है। लेकिन वो उतनी स्पीड से आगे नहीं आ पाती जितनी स्पीड से वो सेकंड वाली लेयर चल रही है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये बॉटम वाली लेयर से भी कनेक्टेड है मॉलिक्यूलर कोहेजन की वजह से। तो ये जो नो स्लिप कंडीशन वाली लेयर है वो उसको पीछे खींचने की कोशिश करती है। तो जो एक नेट रिजल्टेंट आता है वो एक कम फोर्स का रिजल्टेंट होता है राइट हैंड साइड की तरफ। तभी इस वाली लेयर की स्पीड में और इस वाली लेयर की स्पीड में जो है डिफरेंस आता है, और इसी को ही कहते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, और इसी फ्रिक्शन का नाम है विस्कोसिटी। हालांकि ये जो विस्कोसिटी है वो आगे आने वाले लेक्चर्स का पार्ट था, बट मुझे लगा कि अभी बता देना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी कर्व्ड सरफेस पे एक हाई स्पीड फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ हद तक नो स्लिप कंडीशन तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिटैच होना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो जो सरफेस है वो उसको छोड़ देते हैं और वो आगे की तरफ चलते जाते हैं, और उसी चीज़ को कहते हैं हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन। और इसी चीज़ के बारे में प्रेंटल ने जो है हमें बहुत ही चौंका देने वाले एक्सप्रेशंस दिए, जिसके बारे में हम आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मैंने अभी यहाँ पे बात करी थी कि इन फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब जनरली दो तरीके की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो जो पहली है वो है कोहेजन और दूसरी है अडहेशन। तो कोहेजन वो फिनोमिना है जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो। उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, और उस फिनोमिनन को हम कहते हैं कोहेजन। और अडहेशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोहेजन है, बस जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इसमें अट्रैक्शन है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और उस फिनोमिना को कहते हैं हम अडहेशन। फॉर एग्जांपल, कोहेजन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, वेयर एज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडहेशन। एक लास्ट अजम्पशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम फ्लूइड में लेके चलते हैं, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूम। तो कॉन्टिन्यूम क्या है? कॉन्टिन्यूम में ये माना जाता है कि किसी फ्लूइड सिस्टम में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो बहुत ही कम है, और हम पूरे फ्लूइड के मास को ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूम। और ये एजम्पशन तभी वैलिड है जब हमारा फ्लूइड का सिस्टम बहुत ही लार्ज होता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब इसी कॉन्टिन्यूम की वजह से ही हम ये एज्यूम कर पाते हैं कि हमारी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं उनकी एक डेफिनेट वैल्यू है हर पॉइंट पे
उस फ्लूइड के स्पेस में। क्योंकि हमने फ्लूइड को कॉन्टिन्यूम माना है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसके हर पॉइंट पे जो उसकी डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर है और उसकी वेलोसिटी है वो सेम है, और इन प्रॉपर्टीज को हम कंसीडर करके चलते हैं एज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्लूइड है ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है और कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, और उसी फ्लूइड को मैं कंसीडर करता हूँ एज ए कॉन्टिन्यूम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।